स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम कविता है। मैं आज बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। आखिरकार इतने सालों की मेहनत के बाद मैं पुलिस ऑफिसर बन गई थी। मेरी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी। पुलिस स्टेशन में मेरी बहुत तारीफ़ होती थी क्योंकि मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 1 महीना गुजर गया था। न जाने कितने लोग मेरे पास ऐसे आए थे जो मुझे रिश्वत देने की कोशिश करते थे, मगर मैंने उनको भी ये सिखाया था कि रिश्वत देना और लेना पाप है। इसलिए मैं आपको इस जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकती हूँ। इसलिए आगे से इस तरह की कोई बात मत करना। मैं काफ़ी सारे केस हैंडल कर चुकी थी। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर रही थी जब एक बड़ा ही खतरनाक केस मेरे पास आया। एक जवान लड़की पुलिस स्टेशन में भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप प्लीज़ मुझे उन लोगों के पास वापस मत भेजना। मैं उस लड़की की बात सुनकर दंग रह गई थी और फिर मैंने उसे तसल्ली दिलाई थी। कहा था कि तुम तसल्ली से बात करो, इतना घबरा क्यों रही हो और रो क्यों रही हो। मैंने देखा था कि उस लड़की के सर पर खरोंच लगी हुई थी और उससे थोड़ा सा खून भी बाहर आ रहा था। मैंने कहा कि ये तुम्हारे सर पर क्या हुआ है, तो वह कहने लगी कि मैं अभी आपको बताती हूँ मैडम जी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला था। उस लड़की ने कहा कि मैं आपके पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी दूसरी लेडी ऑफिसर को इशारा दिया और कहा कि इसकी रिपोर्ट लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि हाँ बताओ, तुम्हें किसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवानी है। उसने रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक ऐसे इंसान का नाम बताया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा शहर जिस इंसान की तारीफ़ करता था, ये लड़की उस इंसान के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप भी लगा रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम जानती भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो वह कहने लगी कि जी मैडम जी, मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन मैं आपको भी उस इंसान की हकीकत बताना चाहती हूँ जो अपने घर में लड़कियों को रखने के बाद उनकी बड़ी बुरी हालत कर देता है। क्योंकि मेरे ही सामने एक लड़की ने अपनी जान गंवाई है। वो बेचारी मासूम थी। उसके माता पिता तो उसे बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे कि बाबा ने उसे अपने घर में रखने की अनुमति दी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस घर में क्या क्या होता है। यहाँ पर लड़कियों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है। वो बेचारी मासूम चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो बेचारी तड़पती रही और तड़पते तड़पते ही उसने अपनी जान दे दी। मैं नहीं चाहती कि मैं भी अपनी जान से हाथ धो बैठूं। मैं इस ढोंगी बाबा की हकीकत सारी दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हूँ। तभी मैं अपनी जान पर खेलकर वहाँ से भाग कर आई हूँ। अब आप ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मैंने उसे कहा, अच्छा बताओ तो तुम्हारे साथ वहाँ क्या हुआ और तुम जिस लड़की की बात कर रही हो उसके साथ क्या हुआ। आखिर हम भी तो जाने कि बाबा जी अपने घर में रहने वाली लड़कियों के साथ क्या करते हैं। तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी कि मैडम जी, सिर्फ बाबा जी ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी किसी खतरनाक औरत से कम नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरी तो वही औरत है। उस लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की कि उसके साथ और उसके साथ वाली लड़कियों के साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ। उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम कविता है, मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम लोग इस गांव के ही रहने वाले हैं। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे जबकि मैं अपने भैया भाभी के साथ उनके घर में रहती थी। कहने को तो वह मेरा घर भी था, लेकिन मुझे उस घर में कभी भी अपना अधिकार नहीं मिला था। जिस दिन से भाभी आई थी उसने मेरे भाई को अपने काबू में कर लिया था और मुझ पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। भाभी का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता था। वो घर के सारे काम मुझसे करवाया करती थी, जबकि उन्होंने मुझे पूरे गांव में बदनाम किया हुआ था कि मेरा किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। वो चाहती थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मगर मेरी अभी उम्र ही क्या थी। मेरे रिश्ते तो आना शुरू हो गए थे, लेकिन हर बार मैं शादी से इनकार कर दिया करती थी। भैया फिर भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते थे। एक दिन मेरी भाभी कहने लगी कि गांव में सतरंगी बाबा आए हैं। सतरंगी बाबा कौन था? मैं तो उसे नहीं जानती थी, लेकिन मेरी भाभी शायद जानती थी।
भाभी कहने लगी, अरे तुम नहीं जानती सतरंगी बाबा को। सतरंगी बाबा ऐसी लड़कियों को अपने घर में जगह देते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हमारे घर से निकल जाओ और सतरंगी बाबा के घर में जाकर उनकी सेवा करो। उनके घर में तो बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। अगर तुम भी चली जाओगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। भाभी की बात को मैंने इग्नोर कर दिया था और फिर मैं पड़ोस वाले घर में जाकर बैठ गई थी। जब उन्होंने भी मुझे सतरंगी बाबा के बारे में बताया, पड़ोस वाली आंटी कहने लगी कि तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें बहुत परेशान करते हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम सतरंगी बाबा के घर में जाकर रहने लगो। तुम्हें पता है सतरंगी बाबा के घर में रहने वाली लड़कियां बड़ी भाग्यशाली होती हैं। सुना है अगर वो सतरंगी बाबा के घर में 3 महीने गुजार ले तो उनकी शादी बहुत अच्छे परिवार में होती है और वो सारी ज़िंदगी खुश रहती हैं, क्योंकि बाबा जो उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। आंटी के मुंह से भी मैंने सतरंगी बाबा के बारे में बहुत तारीफ़ सुनी थी। और फिर जब मैं अगले दिन सब्जी लेने गई तो वहाँ पर भी कुछ औरतें सतरंगी बाबा के बारे में बातें कर रही थी। ये बाबा पहले किसी और गांव में रहता था, लेकिन अब हमारे गांव में उसने अपना घर बना लिया था और सुना था कि वो घर में सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। और जबकि बहुत सारी जवान लड़कियों को उन्होंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, वो बेचारी मासूम और बेसहारा हैं। मैं वैसे भी मामूली सी शक्ल वाली लड़की हूँ। मेरी भाभी हमेशा मेरी शक्ल सूरत को लेकर मुझे बहुत ताने दिया करती थी। मेरे दिमाग में लोगों की बातें आ रही थी कि क्यों ना मैं भी सतरंगी बाबा के घर चली जाऊं। फिर एक दिन मुझे लड़के वाले देखने आए और ज़बरदस्ती मेरी भाभी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। लड़के की माँ बहुत ज़्यादा चालाक थी। मुझे तो वो बिल्कुल अपनी भाभी की तरह लग रही थी, इसलिए मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया था और मेरा कहना था कि अगर मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। लेकिन फिर भी मेरे भैया भाभी मेरी शादी करवाना चाहते थे और फिर मेरे पास मौका था कि मैं घर से भाग जाऊं और बाबा के घर में जाकर रहने लगूं। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मेरे जैसी थी जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं अपने घर से भाग गई और बाबा जी के घर में चली गई। बाबा जी अपने भक्तों के पास बैठे हुए थे। जब मैंने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि बाबा जी प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने की अनुमति दे दीजिए, मैं अपने घर में नहीं रहना चाहती। मेरे भैया भाभी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। बाबा ने मुझे तसल्ली दी और समझाया कि तुम अब हमारे घर में रहना, यहाँ पर तुम्हें पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह भी दी जाएगी। और यहाँ तुम्हें हर वो अच्छा काम सिखाया जाएगा जो हर एक इंसान को करना आना चाहिए। यहाँ तुम्हें भगवान की सीधी राह पर चलना भी सिखाया जाएगा। वहाँ के लोगों ने देखा कि बाबा मुझ पर इतनी दया कर रहा है तो वहाँ के सारे ही लोगों ने उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दी। उनका कहना था कि लड़की तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसे बाबा जी ने अपने घर में जगह दी है। बाबा जी का घर बहुत बड़ा है और उन्होंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को अपने घर में रहने की जगह दी है जो बहुत गरीब लड़कियां हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान तुम जैसी किस्मत सबको दे, हमारे घर की बेटियों को भी बाबा जी के घर में आने का मौका मिले, वरना बाबा जी हर किसी को अपने घर में जगह नहीं देते। तुम मजबूर हो इसलिए तुम्हारा काम किया गया, नहीं तो गांव की ना जाने कितनी लड़कियां बाबा जी के घर में रहने के लिए तरस रही हैं। सुना है कि बाबा जी जिसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते हैं वो लड़की सारी ज़िंदगी अपने ससुराल में राज करती हैं। तभी तो यहाँ पर ढेर सारी लड़कियाँ आना चाहती हैं। सारे लोग बाबा के सामने उसकी इतनी तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि बाबा जी की अच्छी इमेज बन गई थी। मुझे भी यही लगता था कि बाबा सच में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन वो कितना अच्छा इंसान है और कितना बुरा ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने वहाँ पर रहना शुरू किया। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, बल्कि इस दुनिया में उससे बुरा इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। इस गांव के सारे ही लोग बाबा को बहुत मानते हैं। जब मेरा उस घर में पहला दिन था, मेरे भैया भाभी तो मुझे वहाँ पर लेने के लिए नहीं आए थे। गांव वालों ने उनको बता दिया था कि तुम्हारी बहन घर से चली गई है। वो तो वैसे भी मुझे उस घर से निकालना ही चाहते थे, इसलिए तो मेरी शादी कर रहे थे, लेकिन मैं खुद अपनी मर्जी से बाबा के घर में आ गई, इसलिए उनको मुझसे छुटकारा मिल गया था। बाबा ने मुझे अपने यहाँ रखी हुई एक औरत के हवाले कर दिया। वो मुझे कमरे में ले गई थी और फिर मुझे भी उन जैसे ही कपड़े पहनाए गए और कहा गया कि तुम घर का काम करो। बाबा का बहुत बड़ा घर था,
इसलिए वहाँ पर जो लड़कियाँ रहती थी उनसे वहाँ के सारे काम करवाए जाते थे, जबकि उनकी पत्नी महारानी बनकर हम लोगों पर राज करती थी और हम पर हुक्म चलाती थी। मुझे पहले दिन ही काम दे दिया गया कि मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। घर का काम करना तो मैं अच्छी तरह से जानती थी, मगर इतने ढेर सारे कपड़े धोना मेरे बस की बात नहीं थी। वहाँ पर वॉशिंग मशीन थी, लेकिन फिर भी बाबा जी की पत्नी ने कहा था कि तुम्हें हाथ से ही कपड़े धोने हैं, हमारे यहाँ मशीन नहीं चलाई जाती। मैंने जैसे तैसे वो कपड़े धो दिए थे, मगर गर्मी ज़्यादा होने की वजह से और इतने ढेर सारे कपड़े धोने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मैं पहले ही दिन वहाँ पर बीमार पड़ गई थी। मुझे सोने के लिए कमरा दे दिया गया। इस घर में कमरे बिल्कुल जेल की तरह बने हुए थे, छोटे छोटे, और आगे को जेल की तरह लोहे की सलाखें थीं। वैसे तो यह एक तरह की जेल ही थी, क्योंकि यहाँ पर आने वाली लड़की अपनी मर्जी से बाहर वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन हैरान तो मैं तब हुई थी जब मैंने अपने सामने वाले कमरे में एक लड़की को बेबस हालत में देखा था। वो बहुत कम उम्र की लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 15 साल होगी। बहुत कमज़ोर थी। बेचारी की आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे और वो बहुत बुरी हालत में अपने कमरे में लेटी हुई थी। मैं अपने कमरे से उसके कमरे की तरफ साफ देख सकती थी। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं उसके पास चली गई और उसे कहने लगी कि बहन, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? और तुम कहाँ से आई हो? हमारे गांव की तो नहीं लगती। वो तकलीफ़ भरे अंदाज में उठकर बैठ गई और कहने लगी कि हाँ, मैं इस गांव की नहीं हूँ, वो पड़ोस वाला गांव है ना, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैंने कहा था तो तुम पड़ोस वाले गांव से आई हो। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, इस कमजोरी की हालत में भी इतनी सुंदर लग रही हो। जब नॉर्मल होगी तो कितनी सुंदर नजर आओगी। तो वह कहने लगी कि मेरी यही खूबसूरती ही तो मेरी दुश्मन बन गई। एक लड़की गई है मेरी दवाई लेने के लिए बाबा के पास। दवाई खा लूँगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। वो मुझसे कहने लगी, एक बात बताओ, ऐसा लगता है कि तुम्हें आज ही यहाँ लाया गया है, क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने कहा, लाया गया है से क्या मतलब है? मैं खुद यहाँ आई हूँ। मेरे भैया भाभी ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे थे। लड़के की माँ बहुत चालाक थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे घर में तो मेरी चलती ही नहीं है। मैं उन लोगों से छुटकारा पाकर यहाँ भाग आई। सोचा कि यहाँ आराम से ज़िंदगी गुजारूंगी। वैसे भी गांव के सारे ही लोग सतरंगी बाबा की बड़ी तारीफ़ करते हैं। वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि तुम नहीं जानती हो कि तुम कितनी बड़ी दलदल में फंस गई हो। ये बाबा और उसकी पत्नी बहुत घटिया लोग हैं। यहाँ पर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। गांव के लोगों को लगता है कि बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन तुम नहीं जानती कि इन लड़कियों को बाबा 3 महीने तक अपने पास रखता है, उनका इस्तेमाल करता है, और उसकी पत्नी लड़कियों से घर के काम करवाती है, और जब लड़की पुरानी हो जाती है तो उसे शहर में ले जाकर बेच देता है। इस तरह बाबा के पास ढेर सारे पैसे आते हैं। लोग पूछते हैं कि हमारी बेटी कहाँ गई, तो बाबा उनको पैसे दे देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटियों की शादी मैंने शहर में करवा दी है, वो बहुत खुश रह रही हैं। मगर मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि गांव वाले इतने सीधे लोग हैं कि इस बाबा की बातों में आ जाते हैं और उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को बाबा के हवाले करने के बाद कभी उनकी तलाश करने की कोशिश भी नहीं की, कभी यहाँ पर आकर उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। ये नहीं सोचा कि हमें अपनी बेटियों को देखना चाहिए कि वो किस हालत में हैं, और अगर बाबा ने उनकी बेटी की शादी करवा दी है तो हमें देखना चाहिए कि बाबा ने उनकी बेटी की शादी कहाँ और किस परिवार में की है, किस लड़के के साथ की है। मगर वो लोग तो अपनी बेटियों को बाबा के हवाले करने के बाद भूल जाते हैं, इस बाबा पर अंधविश्वास करते हैं, और ये बाबा उनके भरोसे का कत्ल कर रहा है। बाबा उन्हें सख्ती से मना कर देता है, अगर तुम लोगों ने पलटकर अपनी बेटी को देखने की कोशिश की, तुम्हारी बेटियों का भविष्य बिगड़ जाएगा, आने वाली ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाएगी। मुझे यहाँ आए हुए अभी 10 दिन हुए हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं अपनी आंखों से कई सारी लड़कियों को बाबा को यहाँ से ले जाते हुए देख चुकी हूँ। वो बेचारी बुरी तरह से रोती है, मगर किसी भी लड़की की कोई सुनवाई नहीं की जाती। अक्सर लड़कियों को रात के अंधेरे में लेकर जाया जाता है ताकि बाबा को कोई देख ना सके। मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ, इसलिए बाबा मेरी इज्जत को हर रात खराब करता है। उसकी पत्नी उसे रोकती नहीं है, जबकि वह सब कुछ जानती है। ये दोनों पति पत्नी लोगों की सेवा के नाम पर लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
यहाँ तक कि लड़कियों की तस्करी की जा रही है। इस लड़की ने मुझे अपना नाम मधु बताया था। मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तो वह कहने लगी कि सब लोगों की तरह मेरे माता पिता को भी सतरंगी बाबा पर बहुत भरोसा है। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि पड़ोस वाले गांव में जो सतरंगी बाबा हैं, अपनी बेटी को वहां ले जाओ, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सतरंगी बाबा की काबिलियत के चर्चे तो पहले ही मेरी माँ कई लोगों से गांव में सुन चुकी थी। वैसे भी हमारे गांव में अनपढ़ जाहिल लोग बाबाओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। मेरी माँ भी मुझे बाबा के पास ले आई थी। बाबा ने 1-2 मंत्र मुझ पर फूके और कहने लगा कि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा मुझे बड़े गौर से देख रहा था। हम दोनों माँ बेटी वहाँ से उठकर जाने लगे। जब बाबा ने मेरी माँ से कहा, क्या तुम अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर जाना चाहोगी? मैं तुम्हारी बेटी का भविष्य सुधार दूंगा। तुम्हारी बेटी की कुंडली में दोष हैं। आगे चलकर इसकी ज़िंदगी बहुत भयानक होने वाली है। ये बात सुनकर मेरी माँ डर गई थी और उन्होंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ लिए और वो कहने लगी कि बाबा जी, अगर आप मेरी बेटी को अपने पास रख लोगे तो मैं अपनी बेटी को बड़ी सौभाग्यशाली समझूंगी। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही संवर जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने भी लोगों की बेटी आपके पास आई हैं उनकी शादी शहर के बड़े बड़े लोगों से हुई है और वो अपनी ससुराल में आज राज कर रही हैं। मगर मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा था। मैंने अपनी माँ को बहुत मना किया कि मुझे बाबा के पास मत छोड़ो, मुझे अपने साथ लेकर चलो, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम बाबा के पास रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। वैसे भी हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी शादी भी हम जैसे ही गरीब लोगों में होगी, तो फिर तुम भी हमारी ही तरह ससुराल में जाकर गरीबी भरी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कह रही हूँ। मैं घर जाकर तुम्हारे पिता से अनुमति लेकर आती हूँ, लेकिन तुम तब तक यहीं रुको। मैंने अपनी माँ से कहा था, माँ प्लीज़ मुझे मत छोड़ कर जाओ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अभी तो आप मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन मेरी माँ ने एक नहीं सुनी और मुझे बाबा जी के पास छोड़ दिया। मैं जानती थी कि मेरे पिताजी भी बाबा के घर में ठहरने के लिए मुझे परमिशन दे देंगे और फिर ऐसा ही हुआ। आखिरी बार मेरे माता पिता मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम बाबा जी के पास रहो और अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारना। बाबा जी ने मेरे माता पिता से कह दिया था कि अब यहाँ अपनी बेटी से मिलने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 महीने ये हमारे पास रहेगी। उसके बाद हम इसकी शादी शहर के किसी अच्छे बिजनेसमैन के बेटे से करवा देंगे और तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के फ़ोटो भी दे दिए जाएंगे। मेरे माता पिता तो यहाँ से खुश होकर गए थे, जैसे उनकी बेटी उनसे दूर नहीं हुई, बल्कि उनको कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। मुझे अफसोस होता है अपने माता पिता पर, जिन्होंने अपनी बेटी को इस ढोंगी बाबा के हवाले कर दिया। मधु अपनी कहानी बताते हुए बहुत रो रही थी और कह रही थी, अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई औरत चेक करने के लिए आती रहती है कि सारी लड़कियाँ अपने अपने कमरे में हैं या नहीं। अगर कोई आ गया और उसने तुम्हें मेरे कमरे में बैठे हुए देख लिया तो तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मुझसे बातचीत करने की तुम्हें सज़ा दी जाए। मैं उस लड़की की बात सुनकर खामोशी से अपने कमरे में चलते हुए आ गई थी और अपने बिस्तर पर लेटी हुई उसे नम आँखों से देख रही थी, क्योंकि उसकी कहानी बहुत दुख भरी थी। मुझे डर लगने लगा था कि अब मेरे साथ क्या होगा। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे घर से भागना ही था तो मैं कहीं और चली जाती, या फिर इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने भैया भाभी की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लेती। कम से कम वहाँ सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होती। मगर यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नर्क में आ गई हूँ। मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अगले दिन निकल आया था जब सारी लड़कियों से कहा गया कि अब तुम लोग काम पर लग जाओ। मधु भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और कामकाज कर रही थी। मधु और मुझे सफाई का काम दिया गया था। हम दोनों मालकिन के कमरे में सफाई करने के लिए गए थे। जब मैंने मधु से कहा, मधु हम लोगों को यहाँ से भागना होगा, यहाँ से भागने के लिए कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मेरी बात पर मधु मुस्कुराई और कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की? मैंने यहाँ से भागने की काफ़ी कोशिश की थी, मगर मैं हर बार नाकामयाब रही। और तुम काम पर ध्यान दो, वरना मालकिन आ जाएगी। मधु और मैं सफाई कर ही रहे थे, तभी अचानक से टेबल पर रखा हुआ शीशे का फ्लावर पॉट मुझसे गलती से ज़मीन पर गिर गया और उसके टूटने की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आई थी।
मधु ने घबराकर मुझे देखा और मैंने भी उसकी तरफ देखा। मधु कहने लगी कि तुमने ये क्या किया? तुम नहीं जानती कि मालकिन तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा देगी। मधु ने जल्दी से मुझे पीछे किया और कहने लगी कि तुम यहाँ से हटो, तुम जाओ यहाँ से, कमरे से निकल जाओ जल्दी से। ये सब कुछ साफ करते हुए उसने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया। मैं कमरे से निकल ही रही थी, तभी अचानक मालकिन कमरे के अंदर आ गई और कहने लगी कि किस बात का शोर मचाया हुआ है, क्या तोड़ा है? उसने देखा तो मधु गिरे हुए फ्लावर पॉट की कांच बीन रही थी। वो गुस्सा करती हुई मधु के करीब गई और उसने मधु को बालों से पकड़ लिया और उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। कहने लगी, मनहूस, तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। यहाँ पर सारी लड़कियाँ आसानी से और अच्छे तरीके से काम करती हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ जिस दिन से तू यहाँ आई है तुझे मेरे हाथ से ही मार खाना बहुत पसंद आ रहा है। कोई ना कोई काम बिगाड़ती ही रहती है। मैं जल्दी से मालकिन के पास गई और मैंने उनसे मधु को छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कहा, मालकिन, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये सब तो मैंने किया है। उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और वो कहने लगी कि तू हट जा यहाँ से, इसके और मेरे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर तू आई तो तेरी भी खैर नहीं है। उसने ज़बरदस्ती मुझे धक्के मारकर कमरे से निकाल दिया। मधु बेचारी चीख रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो भी रही थी। मैं भी रो रही थी और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी। कह रही थी कि प्लीज़ मालकिन, मधु को कुछ मत करो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मालकिन ने उसे डंडे से इतना मारा था कि वो बेचारी घायल हो गई थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे बाहर तक आ रही थी और मैं तड़प तड़प कर रो रही थी कि मेरी वजह से बेचारी मधु का क्या हाल हो गया। बहुत देर के बाद बाबा की पत्नी बाहर आई थी और उसने मुझसे कहा था कि ले जा इस लड़की को यहाँ से, इसके कमरे में डाला, ये किसी काम की नहीं है और जल्दी से इसको इसके कमरे में छोड़कर काम पे लग जा, वरना तेरी भी हालत ऐसी ही करूँगी जैसे इसकी की है। मैंने जल्दी से मधु को उठाया। उस बेचारी से तो चला भी नहीं जा रहा था। मैं उसे सहारा देते हुए उसके कमरे तक ले गई थी और उसे कहा कि मधु, तुमने मेरा इल्ज़ाम अपने सिर पर क्यों ले लिया? तो वह कहने लगी कि मेरी ज़िंदगी तो यहाँ आने के बाद बर्बाद हो चुकी है। मैं यहाँ रोज़ किसी न किसी नए अत्याचार का शिकार हो रही हूँ, मगर तुम तो कल ही यहाँ पर आई हो। मैं नहीं चाहती थी जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता दिखाई देता है तो प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जगह है। यहाँ पर आने वाला इंसान कभी भी सही सलामत यहाँ से वापस नहीं जा सकता। हो सकता है कि भगवान तुम्हारा साथ दे दे। मैंने मधु से कहा, मैं अब यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी और अगर यहाँ से भागी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगी। मधु कहने लगी, अब मैं यहाँ से जाकर क्या करूँगी? मेरे साथ तो काफ़ी कुछ गलत हो चुका है। अब मेरी ज़िंदगी की कहानी जैसी है ऐसी ही चलती रहेगी। वो बिस्तर पर लेट गई और कहने लगी कि अब तुम यहाँ से जाओ। अगर तुम्हें यहाँ से जाने में देर हो गई तो तुम जानती हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं मधु के कमरे से वापस आ रही थी और अपने काम में लग गई, लेकिन मेरा दिमाग बार बार मधु की तरफ ही जा रहा था। वो बेचारी कितनी तकलीफ़ में थी। यहाँ पर बाकी लड़कियों के साथ फिर भी ऐसा नहीं हो रहा था जैसा मधु के साथ हो रहा था, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि बाबा का दिल मधु पर आ गया था। इसी तरह काम करते करते रात हो गई थी। एक औरत मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि चलो उठो, तुम्हें बाबा ने बुलाया है। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बाबा मुझे रात के समय कमरे के अंदर क्यों बुला रहा है। मधु के साथ जो कुछ होने लगा था वो मुझे याद आने लगा कि अब मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तो उस औरत ने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगी, जाना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तू यहाँ आई है तो ये सब तुझे बर्दाश्त करना होगा। मैं कहने लगी, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाबा के कमरे में नहीं जाऊँगी। उस औरत ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मधु अपने कमरे से मुझे बचाने के लिए बाहर आई तो उस औरत ने मधु को भी मारना पीटना शुरू कर दिया और कहने लगी, अब तुम दोनों ही बाबा के कमरे में जाओगी। हम दोनों ने उस औरत को धक्का दे दिया और हम दोनों वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो औरत बहुत खतरनाक थी। उसने पूरे घर में शोर मचा दिया कि ये लड़कियाँ भाग रही हैं, इन्हें पकड़ो। घर में शोर गूंजा तो बाबा और उसकी पत्नी भी बाहर आ गए थे। हम दोनों भागने की कोशिश कर रहे थे जब पूरे घर में एक भयानक हड़कंप मच गया। वहाँ की औरतों ने जैसे तैसे हमें दबोच लिया था। हम जानते थे कि अब हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। हम दोनों पकड़े गए थे और अब हम
दोनों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। मधु बाबा से बदतमीजी कर रही थी कि ढोंगी बाबा, इस मासूम लड़की को तो छोड़ दे। तूने मेरे साथ जो किया उसका फैसला तो भगवान करेगा, मगर तुम दोनों पति पत्नी को कभी भी मैं माफ़ नहीं करूँगी और ना ही कभी भगवान माफ़ करेगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस लड़की को जाने दे। मैं जानती हूँ यहाँ ढेर सारी लड़कियाँ हैं, मगर ये लड़की बहुत मासूम है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। मगर मधु को जब बाबा और उसकी पत्नी ने सब कुछ कहते हुए देखा तो बाबा की पत्नी ने मधु के बाल खींच लिए और इतने ज़ोर से खींचे कि बेचारी तड़प उठी थी। मैं उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने वाली थी जब बाबा ने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, लगता है तुम दोनों सहेलियां बन गई हो, आज हमें तेरी सहेली को ख़त्म करना होगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ इशारा किया। जब उसके पति ने दूसरी औरत को इशारा करके उससे डंडा मंगवाया और उसने डंडे से मेरी आंखों के सामने ही मधु को मारना शुरू कर दिया। वो मधु को इतनी बुरी तरह से मार रही थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने लाख कोशिश की कि वो मेरा हाथ छोड़ दे और मैं मधु को बचा लूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। बाबा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गया। आज वो मेरी इज्जत को ख़राब करना चाहता था। उधर मधु बेचारी बहुत तड़प रही थी। वो मुझे खींच कर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बार बार पलटकर मधु की तरफ देख रही थी और चिल्ला रही थी कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो, कोई हमें बचाओ। लेकिन ये सब करने का शायद कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मधु को इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी कि वो बेचारी फर्श पर बुरी तरह से तड़प रही थी और तड़पती तड़पती वो बेहोश हो गई। मगर फिर भी बाबा की पत्नी के हाथ नहीं रुके थे। वो लगातार डंडे से उसको पीटती चली जा रही थी और बाबा मुझे ज़बरदस्ती कमरे के अंदर ले गया था। उस रात मेरी इज्जत बाबा के हाथों नीलाम हो चुकी थी। मैं बाबा के कमरे में थी, फिर दो औरतें आई और मुझे कमरे से ले गई। मैंने सामने मधु के कमरे की तरफ देखा तो वो खाली था। मधु अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी। सारी रात हो गई थी। मैं इसी परेशानी में थी कि मधु कहाँ है, उसे उसके कमरे में क्यों नहीं लाया गया। मगर फिर ये सच्चाई तो सुबह खुली थी कि मधु इस दुनिया से जा चुकी है। बाबा की पत्नी ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि वो बेचारी घायल होते होते इस ज़िंदगी की जंग हार गई और मुझे छोड़कर चली गई। उसकी मौत पर मैं बुरी तरह से रोई थी, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इस बाबा को सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। सुबह के समय बाबा ने मधु के माता पिता को बुलवाया था और उनसे कहा था कि तुम्हारी बेटी बीमार थी और तेज़ बुखार हो जाने के कारण वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हमने तो उसका बहुत इलाज किया, मगर वो नहीं बच सकी। उसके माता पिता उसे देखने के लिए आए थे। वो बुरी तरह से रो रहे थे। बाबा ने मधु का शव उनके हवाले कर दिया। जब उन्होंने मधु की शक्ल देखी तो कहा, इसे देखकर नहीं लगता कि बुखार से मरी है, क्योंकि उसके चेहरे पर बुरी तरह से नील पड़े हुए थे और उसका शरीर भी जख्मी था। उन लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आखिर तुमने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। आज जब उनको अपनी बेटी की मौत की खबर मिली थी तो वो लोग अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे, लेकिन इससे पहले तो उन लोगों ने बाबा पर इतना भरोसा किया था कि मधु की तरफ कभी पलट कर देखने की भी कोशिश नहीं की थी। आज वो लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे, मगर उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ था। बाबा ने जब ये बात देखी कि ये लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत किया गया है, तो बाबा ने खामोशी से 10 लाख रुपए उसके माता पिता को देने चाहे। मगर उन लोगों ने कहा कि इसका मतलब ये है कि बाबा जी, हमारी बेटी मरी नहीं है, बल्कि यहाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाबा कहने लगा, अब तुम समझ ही गए हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी की ज़िंदगी इतनी ही लिखी हुई थी, वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये पैसे रखो, और अगर फिर भी तुम्हें पैसे कम लगते हैं तो मैं और दे दूँगा, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। बाबा की बात सुनकर मधु के माता पिता शोर मचाने लगे और कहने लगे कि हम पूरे गांव में बताएंगे कि तुम ढोंगी बाबा हो और तुमने हमारी बेटी को मार दिया। आखिर तुमने उसके साथ क्या किया था? तो बाबा ने अपनी पिस्तौल निकालकर मधु के माता पिता के सामने रख दी और कहा कि अगर ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम लोगों को यहीं जान से मार दूंगा। ऐसा करो, तुम लोग अपनी बेटी का शव यहाँ से ले जाओ और खामोशी से उसे किसी गड्ढे में दबा दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी बेटी मर गई है। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मधु के माता पिता बहुत डर गए थे और फिर उन्होंने मधु का शव उसके माता पिता के हवाले कर दिया।
मधु के माता पिता खामोशी से शव को ले गए और बाबा ने जो उनको बताया था उस हिसाब से तो वो लोग अपनी बेटी के शव को ज़मीन में गाड़ चुके होंगे। इसका मतलब ये कि उनकी बेटी का नामो निशान ख़त्म हो गया है। और बाबा ने मधु के माता पिता से ये भी कहा था कि अगर कोई भी तुम्हारी बेटी के बारे में पूछे तो कह देना कि बाबा ने उसकी शहर में शादी कर दी है और वो अपने ससुराल में बहुत सुखी रह रही है। मधु के माता पिता गरीब लोग थे, बाबा का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए खामोशी से रोते हुए अपनी बेटी का शव लेकर वहाँ से चले गए थे। लेकिन मैडम, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने कुछ भी करके वहाँ से भागने का फ़ैसला कर लिया था। मैं जानती थी कि मेरे भागने का अंजाम इस बार मेरी मौत होगा, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे बड़ी चालाकी से यहाँ से निकलना होगा। इस घर में रुकना अब मेरे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकता था। जब मेरी आंखों के सामने मधु की मौत हो गई तो इस तरह मेरी भी मौत हो सकती है और मैं मधु को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अगर मैं भी बाबा और उसकी पत्नी के हाथों मर जाती तो फिर मेरा राज भी राज ही रह जाता, क्योंकि मेरे भैया भाभी ने भी मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की। इस तरह कोई नहीं जान पाता कि इस घर में क्या हो रहा है। मैडम, मैं बड़ी खामोशी के साथ सुबह सवेरे जब सब लोग सो रहे थे बचती बचाती घर की छत पर चली गई और मैंने वहाँ बहुत ऊंचाई से छलांग मारी थी। मैंने सोचा था भले ही मेरी टांगें टूट जाएं, मगर मेरी जान नहीं जानी चाहिए। मुझे जिंदा रहना होगा और इस बाबा की सच्चाई दुनिया के सामने लानी होगी। मैं वहाँ से छलांग मारकर ज़मीन पर गिर गई थी। मेरे पैरों में बुरी तरह से चोट आई है, आप मेरी चोट देख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी लंगड़ाते हुए वहाँ से जैसे तैसे वापस आ गई हूँ और आपको ये सच्चाई बता रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप लोग जाइए और मधु के माता पिता से सारी सच्चाई पूछिए, क्योंकि अभी ये बाबा मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा और ना जाने वो कितनी लड़कियों के साथ गलत कर चुका है और उसकी पत्नी भी उन लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है और फिर ये लोग उन लड़कियों की शहर में तस्करी कर देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, मैं सब कुछ सच सच बता रही हूँ। यहाँ पर इस लड़की की कहानी ख़त्म हुई थी। मैंने इससे कहा था कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मैंने अपने एक हवलदार से कहा था कि इस लड़की को हमारी कस्टडी में रखा जाए, इसे बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि इसने बताया था कि इसकी जान को बाबा से खतरा है, इसलिए उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी थी। जब तक हम पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये सच बोल रही है या झूठ, हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल चुके थे। हमें सबसे पहले मधु के माता पिता के पास जाना था। हमने मधु का पता लगा लिया था कि मधु कहाँ की रहने वाली थी और उसके माता पिता कौन थे। हम उसके घर गए तो उसके माता पिता की आंखों से लग रहा था कि वो लोग बहुत रोए हुए हैं। जब हमने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा तो कविता के मुताबिक उन लोगों ने हमें यही बताया था कि उनकी बेटी की शादी बाबा ने शहर में किसी अच्छी जगह पर करवा दी है और वो वहाँ पर सुखी रह रही है। इसका मतलब यही था कि उन लोगों ने हमसे साफ साफ झूठ बोल दिया था। हमने कहा अगर आपने हमें सच्चाई नहीं बताई तो हम आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशन में सतरंगी बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। ये बात सुनते ही मधु के माता पिता चौंक गए और कहने लगे, इतनी हिम्मत हमारे गांव में? आखिर इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई है कि सतरंगी बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सके? मैंने कहा आप सच बता देंगे तो मैं आपकी बेटी को इंसाफ दिला सकती हूँ कि आपकी बेटी मर गई है। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया क्योंकि उन्हें बाबा का बहुत डर था, लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप लोगों ने झूठ बोला तो मैं आपको भी अरेस्ट कर सकती हूँ। वैसे भी सच उगलवाना हम पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात सुनकर वो लोग घबरा गए और मेरे पैरों में गिर गए और रोने लगे कि हमारी बेटी को बाबा ने मार दिया है। हम तो बड़े भरोसे के साथ उसके पास अपनी बेटी को लेकर गए थे। हम चाहते थे कि हमारी बेटी का भविष्य सुधर जाए, मगर हमें क्या पता था कि वो बाबा एक दिन हमारी बेटी को ही मार देगा। न जाने उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। मैंने उनसे पूछा, अच्छा फिर ये बात सच है कि आपकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और आप लोग उसके शव को भी बाबा के घर से लेकर आए हो? क्या बाबा ने आपको डराया धमकाया था? तो उन लोगों ने इस बात पर भी हामी भर ली थी और फिर उन लोगों ने मुझे सारी सच्चाई बता दी कि उन्होंने अपनी बेटी का शव बाबा के कहने के मुताबिक जंगल में ही दबा दिया है। हमने उनसे कहा हमें वो जगह दिखाइए जहाँ पर आपने अपनी बेटी को दबाया है। उन लोगों ने हमें जगह दिखा दी थी। हमने जब उस जगह की खुदाई करवाई और वहाँ से मधु का शव निकाला गया, हमने उसके शव को फोरेंसिक लैब में भेज दिया था। वहाँ से रिपोर्ट आई थी तो पता चला कि उसको ज़्यादा पीट कर घायल कर दिया गया,
जिसकी वजह से वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सकी और उसकी मौत हो गई। और उसकी रिपोर्ट में ये भी साबित हो चुका था कि उसके साथ कई बार गलत काम हो चुका है, जबकि हमने कविता का भी टेस्ट करवाया था और उसमें भी ये साफ पता चल चुका था कि उसके साथ भी एक बार गलत काम हो चुका है। मधु ने यही बताया था कि भागने से एक रात पहले उसके साथ ये सब कुछ हुआ था और उसी रात मधु की मौत हुई थी और अगले दिन मधु के माता पिता को उसका शव दे दिया गया था और रात के समय कविता छत से छलांग लगाकर हम लोगों के पास भागकर आई थी। हमारे पास बाबा को अरेस्ट करने के पूरे पक्के सबूत थे और फिर इस तरह से मैंने बाबा और उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया था और गांव के सारे लोगों को बाबा जी की सच्चाई दिखाई दी कि ये उनकी लड़कियों के साथ क्या कर रहा है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी मिली थी जो बाबा की हवस का शिकार हो रही थी और उनकी पत्नी की परेशानियों से जूझ रही थी, जबकि कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो कि बाबा की दीवानी थी और खुशी खुशी आकर वो जो कहता था वो सब करती थी। और कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जिन्हें बाबा बेच चुका था और कुछ औरतें ऐसी थी जो बाबा की गैंग में शामिल थी। ये पूरा एक बड़ा सा गैंग था। इस पूरे गैंग को हमने अरेस्ट कर लिया था और जो मासूम लड़कियां थी उनको रिहा करवा दिया गया था। इस तरह मधु को इंसाफ मिल चुका था, जबकि कविता को उसके भैया भाभी के हवाले कर दिया गया। हमने गांव वालों को ये सीख दी थी कि आप लोग बिना सोचे समझे और इन ढोंगी बाबाओं की बातों में आकर अपनी जवान और कुंवारी लड़कियों को ऐसे लोगों के हवाले ना करें, क्योंकि अपनी बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।